हेलो स्टूडेंट, दिस इज एस के सिन्हा। देखो, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये नीट के एग्ज़ामिनीज़ के लिए है। बेसिकली जो एनटीए का एग्ज़ाम प्रैक्टिस, उसका जो क्वेश्चन है जो एनटीए ऐप पर आया हुआ है, उसी का हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 48 टेस्ट शायद हो चुका है और एक 48th नंबर का क्वेश्चन जो मिला है केमिस्ट्री का, वो हम कर रहे हैं अभी। पहला क्वेश्चन है कि 1.5 मोल्स ऑफ ये मैग्नीशियम के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम दैट कंबाइंस विथ 1.5 मोल ऑफ O2 टू गिव MgO। पहला क्वेश्चन है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कोई ज़्यादा खास बात है नहीं। सो देखो कैसे बनाओगे। रिएक्शन लिख लो, Mg प्लस O2 बराबर MgO। उसको बैलेंस कर लो। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो देखो, जो कोफिशिएंट होता है वो मोल होता है ना। तो 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ये जो था हमारा 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम के लिए कितना चाहिए, 1 मोल ऑफ O2 चाहिए। तो कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, 1.5 मोल्स ऑफ O2। तो 1.5 मोल्स ऑफ O2 के लिए कितना हो जाएगा, 1.2 इंटू 1.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, दैट इज 3 मोल्स। तो 3 मोल्स का मतलब कितना हो गया, 72 ग्राम, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है। तो जो एटॉमिक मास होता है वही मोल होता है ग्राम में। तो 24 ग्राम का 1 मोल, तो 3 मोल का 72 ग्राम, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। दूसरा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज सल्फेट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। मतलब कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का सल्फेट का मांग रहा है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का सल्फेट के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, आंसर बताते हैं फिर थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं इसका। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड वाला ऑप्शन होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड देन बेरियम। देखो, इसका एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाता है, ये दोनों का छोटा है। तो जब एटॉमिक रेडियस छोटा होगा तो उसमें हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एटॉमिक रेडियस छोटा है तो पानी का मॉलिक्यूल उसको तो कवर कर लेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसलिए इन दोनों का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, बेरिलियम और मैग्नीशियम का। बात समझ में आ गई, है ना। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ड्यू टू स्मॉल रेडियस। नॉर्मली किसी का सॉल्युबिलिटी तो पहला डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होना चाहिए, तो वो सब तो फैक्टर है नहीं यहाँ पर, सिंपल सल्फेट का है। तो हाइड्रेशन जो होगा, जिसका ये दोनों का एटॉमिक रेडियस छोटा है, आयनिक रेडियस छोटा है, इसलिए ज़्यादा होगा। करेक्ट ऑर्डर ये हुआ। तीसरा है कि, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन जो था वो थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में शिफ्ट किया है, n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 2। तो बोलता है कि चेंज इन एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सिंपल है, कुछ है नहीं, तुमको तो पता ही है कि En का वैल्यू क्या होता है, 13.6 माइनस में होता है बाई n²। हाइड्रोजन आइटम के लिए इसलिए Z का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। और ये हो गया हमारा, कहाँ से आ रहा है, 2 पर। तो ये हो गया -13.6। अच्छा हाँ, 3² कर दो इसको और यहाँ पर 2² कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। डेल्टा E मांग रहा है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी। तो ये कॉमन हम ले लिया, 13.6 इंटू 1/4 माइनस 1/9, है ना। तो इसको सॉल्व किए हैं तो इंटू कितना हो जाएगा, 5/36। इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 1.88। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आई थिंक इट इज द सेकेंड वन, 1.9 के आसपास दे रहा है आंसर। तो 2 इज करेक्ट आंसर, जो सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है। फोर्थ पे क्या है कि विच इंक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। तो सबको जानता है, ऑप्शन है साइज ऑफ एटम, आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी
देखो साइज ऑफ एटम क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना। जैसे देख लो यहाँ पर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिंपल हम लिए हैं। 7 हो गया, सॉरी 9, 8, 7, 6, 5, 4 इधर हो गया। तो ये अक्रॉस द पीरियड का एलिमेंट है। देखो 2 2 2 3 कन्फिग्रेशन हो गया इसका, 2 5 2 6 2 7। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट फिक्स्ड है, डिस्टेंस फिक्स्ड है इसका, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पहले 4 प्रोटॉन था, फिर 5 हो गया, तो ये फिक्स्ड है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खिंचता चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस घटेगा, है ना। उसका बात नहीं कर बोला कि कौन सा इंक्रीज कर रहा है। आयनेशन पोटेंशियल वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, है ना, तो वो क्या होगा, देखो आयनेशन, इसमें आंसर एक्चुअली 2 होना चाहिए था, है ना। आयनेशन पोटेंशियल, ये जो सबसे लास्ट में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में तुमको दिक्कत होगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। ये है हमारा 1s2 2s2 p5, यही है ना। तो p5 ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है, ठीक है ना। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाता है। तो फ्लोरीन को हम लोग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मानते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। आयनेशन पोटेंशियल भी हमारा क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो हमारा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत होती है। मेटल से इलेक्ट्रॉन तुरंत लूज हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, क्योंकि दे आर लूजली हेल्ड, दे कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो दोनों आंसर है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, चौथा क्वेश्चन, सॉरी ये चौथा था, पांचवा क्वेश्चन है विच शोज द पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो देखो बोरेट आयन है, BO3 माइनस, उसके बाद है NO3 माइनस है, उसके बाद है कार्बोनेट आयन है, और लास्ट में है तुम्हारा SO3 है। तो देखो ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट है, मार्क करो। किसी का एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। कार्बन में 2 4, ऑक्सीजन का भी हमारा होता है 2 6, यहाँ पर नाइट्रोजन 5 7 होगा, तो 2 5 होगा ना कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2 6, ये तो बोरोन और भी कम नीचे चले गए हम लोग। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2 8 6, तो यहाँ पर नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया, तो एज मिथल क्वांटम नंबर में डी ऑर्बिटल आ जाएगा, तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो आंसर ये है हमारा सल्फाइड आयन। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, ये तो बहुत सिंपल है, फ्रॉथ फ्लोटेशन से हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि सल्फाइड आयंस जो होता है वो क्या होता है, एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी से हल्का होकर आके ऊपर में चिपक जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। मोलारिटी में डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्वेश्चन नंबर 7, बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स होता है, और कुछ नहीं होता है। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है ना, बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किसमें होता है, तो लीटर्स में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आठवां है व्हाट हैपेंस व्हेन NO2 डिजॉल्व्स इन वाटर। लेट मी टेल यू, NO2 को जब पानी में तुम डिजॉल्व कराओगे, है ना, तो दोनों चीज़ देता है, नाइट्रस एसिड भी और नाइट्रिक एसिड भी, ठीक है ना। NO2 इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा, है ना। दिस गिव्स नाइट्रस एसिड एंड प्लस नाइट्रिक एसिड। कुछ बुक अगर इनऑर्गेनिक में कंसल्ट करना चाहते हो तो जेडी ली को पढ़ो, बहुत इन्फॉर्मेटिव किताब है, ऑथेंटिक बुक है, मिलेगा उस सब जगह, सब आंसर मिल जाएगा। दूसरा है, 9वां क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटर आयोनिक डिस्टेंसेस फॉर CSCl क्रिस्टल। देखो CSCl क्रिस्टल जो है ना वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 9 CSCl, ठीक है, ये है हमारा बॉडी सेंटर्ड। तो यहाँ पर है ये सेंटर में,
यहाँ पर सीजियम है, और बाकी सब जगह जो है हमारा यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये Cl है यहाँ पर, तो बॉडी सेंटर्ड है। CS और Cl के बीच में डिस्टेंस मांग रहा है, तो तुमको पता ही है कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, 4r बराबर कितना होता है, √3a आता है ना निकालने। ये a होगा, ये a होगा, तो ये a √2 हो जाएगा 90 डिग्री से पाइथागोरस थ्योरम से। फिर ये पूरा ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो दिस स्क्वायर एंड a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच, है ना। तो ये हो गया हमारा, ऐसे रेडियस ले लो, ये क्लोरीन का रेडियस, सीजियम का 2r हो गया, एक r ये, एक r ये, एक r इसका, तो कुल मिला के 4r हो गया। और 4r बराबर कितना होगा, √3a। कैसे होगा, a √2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर, है ना। ये हुआ, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, √a√3 एंड दिस इज इक्वल टू 4r। पूरा डिस्टेंस होगा ना ये √, है ना, क्योंकि दिस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से दिस स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, तो डिस्टेंस बराबर इतना होगा। अब ये a√3 4r के बराबर है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस निकालना है, वही है क्वेश्चन में ना। हाँ, इंटर आयोनिक डिस्टेंस इसके और इसके बीच में, मतलब 2r निकालना है, तो 2r इज इक्वल टू कितना होगा, √3a/2। आंसर हो गया पहला। क्वेश्चन नंबर 10, विच हैलाइड ऑफ मैग्नीशियम हैज द हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर, MgF आंसर इसका है। फ्लोरीन के हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से होता है, और कोई रीज़न नहीं है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच इज करेक्ट फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है ना। तो इसमें देखो आंसर है हमारा, आंसर इज सी, दैट इज मीन ट्रांसलेशनल एनर्जी जो है हमारा, है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। मीन ट्रांसलेशनल एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी जो था, ऑप्शन तो हम देख रहे हैं वो जो भी है, आंसर सी है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेगा कि वो लिखेगा कि जो हमारा वैल्यू है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में प्रेशर का वैल्यू वही है ना, तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस इक्वेशन से आओ, PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर, है ना। तो ये प्रेशर जो है C स्क्वायर का है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर का है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी C होता है ना। तो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना। C स्टेटमेंट जो था मेरे पास अभी सवाल नहीं है, बट आंसर C इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं हम लोग, इफ रेडियो आइसोटोप एट द एंड ऑफ द 4.2 डेज n का वैल्यू, तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ दम नहीं है ना, बनाते हैं। देखो क्या था क्वेश्चन में, हाँ, n का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 12, n इज इक्वल टू 0.798 n0, ठीक है। ये फाइनल कंसंट्रेशन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप का, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। एकदम क्लास 12 के फॉर्मूला पर चल जाओ, फॉर्मूला क्या होता था, 2.303/T log ऑफ A0/A, n0/n कर दो इसको, A0 की जगह पर, ठीक है, यहाँ पर n कर दिए, और T½ इसका निकालना है, ओके। तो T½ को हम लोग क्या लिखते हैं, K बराबर 0.693/T², ये रिलेशन तो पता ही होगा, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.693/T²। T की जगह कितना हो जाएगा, 4.2 डेज बोल रहा है, और n0/n का वैल्यू यहाँ से निकाल दो कितना हो जाएगा, n0/n, ठीक है ना। इसको इधर ले आ दिए तो कितना हो गया, 1/0.798, इसका लॉग यहाँ लेंगे तो 0.2.303 4.2 लॉग ऑफ 1000/798, 10 डेसिमल ऊपर है। इस पूरे को सॉल्व करोगे जब, तो यहाँ से T½ निकल जाएगा। तो जब हम इसको कैलकुलेट किए तो इसका वैल्यू हमारा आया 12.83, आंसर बी है ना। सिंपल कैलकुलेशन है, तो निकाल लोगे ना, लॉग लेने आता होगा, तो दिस इज T½ इज इक्वल टू 12.83 डेज, ये इसका आंसर है। ऐसे बैठा देना सिंपल इक्वेशन पर।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ, तो देखो एक चीज देखो, इसका पहले आंसर ए होगा। क्यों होगा, है ना? बाकी का तो फर्स्ट और टू में ऑप्शन है, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड ही एसिडिक होता है। तो क्लोरीन Cl2O7, सल्फर ट्राइऑक्साइड और P4O11, है ना? ठीक है, ये हमारा हो जाएगा क्या, इसका जो ऑक्साइड जब पानी में डालेंगे तो एसिड बनेगा। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड N2O5SO, ये भी बनेगा। बाकी तो मेटल है ना? उसको तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, वो एसिडिक कैरेक्टर में वो तो बेस बनता है। तो फर्स्ट और टू में ऑप्शन चेक करना है। एक चीज़ तुमको बताते हैं, कोई भी ऑक्सी एसिड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट जितना हाई होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, कौन स्ट्रॉन्गर है? तो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, -4 + 1, तो इसका 3 हो गया। इसका -6 + 1, इसका 5 हो गया। 5 है ना? तो इस निगेटिव को ये ज़्यादा खींच के रखेगा अपनी तरफ, है ना? कैसे खींचेगा? तो देखो, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, ठीक है? तो नाइट्रिक एसिड में अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, ये +5 में है, तो इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये ज़्यादा खींच के रखेगा, तो H+ इसका ज़्यादा रिलीज होगा। तो कोई भी ऑक्सी एसिड में जिसका सब ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का ज़्यादा होता है, वो एसिड स्ट्रॉन्गर होता है। तो फर्स्ट आंसर में Cl2O7, है ना? इसका जो एसिड बना वो बना HClO4। पानी में डालोगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या बनेगा, H2SO4। उसके बाद P4O में H3PO4, P4O11 में। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -8 + 3 और ये +5 हो गया। ये -8 + 2, ये +6 हो गया। ऑक्सीजन से निकला ये, है ना? और इसका हो गया -8 + 1 + 7, सबसे ज़्यादा इसका है। तो पहला इज द आंसर, ठीक है? थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन के बाद 14 नंबर पर आ जाओ, है ना? देखो, द कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कहता है फॉर्मेशन ऑफ SO3 टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, है ना? सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। 2SO2 + O2 ट्वाइस ऑफ SO3, और ये रिएक्शन है तुम्हारा एंड एक्सोथर्मिक, किलो जूल किलो कैलोरी। डेल्टा H निगेटिव है, मतलब एक्सो है। तो ली शैटिलियर प्रिंसिपल से हमको पता है कि जितना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो लो टेम्परेचर पर ज़्यादा फेवरेबल होगा और एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर पे होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन वॉल्यूम, दूसरा है इंक्रीज इन प्रेशर, तीसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, चौथा है रिमूवल ऑफ O2। तो रिमूवल ऑफ O2 तो कोई माने नहीं रखता है, हटा देंगे तो SO3 बनेगा नहीं। बी है इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना? तो डिक्रीज इन टेम्परेचर से बनेगा। फिर है दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन प्रेशर। तो देखो 2 cc या 2 वॉल्यूम इसका लेंगे तो 1 वॉल्यूम इसका लेंगे तो 3 होना चाहिए, लेकिन 2 बन रहा है। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम से बन रहा है, मतलब इंक्रीज इन प्रेशर से प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, है ना? और इंक्रीज इन वॉल्यूम बोल रहा है, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम तो हो ही नहीं रहा है, पहली बात। तो पहला ऑप्शन इज रॉन्ग, है ना? तो यहाँ पर 2 वॉल्यूम हो रहा है, तो पहले 2 मिला के 3 होना चाहिए, तो 2 होगा। तो इस पर क्या होगा, हाई प्रेशर पर होगा। सेम चीज जैसे अमोनिया में होता है, N2 + थ्राइस H2, है ना, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NH3। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ भी देखो डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है, तो 1 cc है अगर तो 3 cc है तो 4 होना चाहिए, तो 2 हो रहा है। तो हाई प्रेशर होता है ना, वहाँ 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग लगाते हैं। तो कोई भी रिएक्शन अगर डिक्रीज इन वॉल्यूम हो रहा है तो हाई प्रेशर पर वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। 15 हो गया। 16 FeSO4.7H2 आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस का मतलब ये होता है, मॉर्फोलॉजी वर्ड से आया है ना? सारा कुछ स्ट्रक्चर वगैरह उसका वही फॉर्मूला शो करेगा, है ना? ठीक है, जैसे FeSO4.7H2 मिलाओ, किससे टैली कर रहा है ये?
पहला है ZnSO4 नहीं CaSO4 इंटू 7H2O, ठीक है, पहला ऑप्शन है। उसके बाद है MnSO4 4H2O, MnSO4 4H2O तो नहीं होगा। उसके बाद है तुम्हारा CaCl2 7H2O, यहाँ क्लोरीन आ गया तो नहीं होगा, ठीक है। ZnSO4 है ना इंटू 7H2O, और पहला ऑप्शन है, एक है CaSO4 और 7H2O है, और दूसरा एक इसमें डाउट हो सकता है कि ZnSO4 और 7H2O, तुम बोलोगे कौन सही होगा, सब तो एक ही जैसा है इसमें, यहाँ भी जिंक डाइवैलेंट है, यहाँ भी जिंक डाइवैलेंट है, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पी ब्लॉक है, सॉरी एस ब्लॉक है, तो इसलिए ये मॉर्फोलॉजी से इसके स्ट्रक्चर से हट जाएगा, है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ZnSO4 करेक्ट, है ना। इसके बाद 17 में है कि CH3 CH2 Br में NaCN हम डालते हैं तो क्या बनता है, फास्टेस्ट किस में होगा, इथेनॉल में, मिथेनॉल में, फिर DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में, है ना। देखो एक मिनट समझ लो इसका जो फंडा क्या है उसको देखो। कोई भी एल्काइल हैलाइड में जब साइनाइड हम बनाते हैं, जैसे RX में हम NaCN मिलाए, इन प्रिंसिपल क्या बनना चाहिए, RCN प्लस NaX, ये एक्वस होता है। नो, इट विल नॉट टेक प्लेस, बिकॉज जैसे ही सोडियम साइनाइड में तुम पानी मिलाओगे ना, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा इसका, समझे, और NaOH बनेगा और प्लस HCl होगा। HCl वीक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा, NaOH एक्वस का मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा कि X को हटा के OH बना देगा, इसलिए इसमें एक्वस थोड़ा सा इथेनॉल मिला दिया जाता है। तो अब इसका क्या करेगा, ये वाटर का अमाउंट घट गया, पोलैरिटी घट गया, तो ये नहीं बना पाएगा। टू स्टॉप द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वी ऐड सम ऑफ द इथेनॉल इन ऑर्डर टू गेट दिस मैक्सिमम प्रोडक्ट हाई यील्ड। पानी मिलाओगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा, जिसके साथ ये प्रतिक्रिया शो करेगा, अल्कोहल मिल जाएगा, साइनाइड नहीं बनेगा, ठीक है। तो इथेनॉल में बेटर रिएक्शन शो करता है। और ये एक्चुअली इसमें एक ऑप्शन ये भी है DMF का, उससे बेटर भी शो करता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में, CH3 2CO में, DMSO में, इथेनॉल में और DMSO में, दोनों का रीज़न एक ही है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना। तो चूंकि यहाँ पर ये DMF में नहीं है, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया CH3 ये भी शो करता है, ये भी बहुत अच्छा यील्ड देता है, बट वो है ही नहीं ऑप्शन में, तो इथेनॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है विच इज़ अ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड तो तुम लोग को पता है कि लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, जैसे BF3, है ना, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो ये सेक्सटेट बनाता है, 6 बनाता है, ऑक्टेट नहीं बना पाता है ना, ये बनाता है। तो बोरॉन के लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ पर ये 7 हो गया, तो ये 8 बनाया, ये 8 बनाया, ये 8 बनाया, और ये हमारा 6 बनाया, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो लुईस एसिड हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन सीकर, उसको हम लुईस एसिड बोलेंगे। तो नॉट ए लुईस एसिड, FeCl3 डी ब्लॉक एलिमेंट है, Fe+3 स्टेट में, है ना, वैकेंट डी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन को रखने का जगह है उसके पास, ये भी लुईस एसिड है। AlCl3 तो ज़बरदस्त लुईस एसिड है, क्योंकि ये भी सेक्सटेट बनाता है, देख लो, 2 2 4 2 6, क्लोरीन तो अपना ऑक्टेट बना लेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अमोनिया के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, है ना, ये बेस होता है, तो दिस इज नॉट ए लुईस एसिड, आंसर इज डी, अमोनिया। क्वेश्चन 19, व्हाट इज द मेथिलेटेड स्पिरिट। मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल को बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इथेनॉल को कुछ लोग ड्रिंक पर्पस के लिए यूज़ करने लगेगा, तो उसमें थोड़ा मिथाइल अल्कोहल मिला देते हैं इन ऑर्डर टू एडल्टरेट इट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज हाईएस्ट। तुमको एक चीज़ पता होगा, आंसर इसका NaOH प्लस HCl है, बट इसका फंडा पहले समझ लेते हैं हम। न्यूट्रलाइजेशन में वर्चुअली क्या होता है कि H प्लस और OH माइनस कंबाइन करता है, सीधा बात है। तो जो बेस या जो एसिड जितना ज़्यादा H प्लस OH माइनस देगा, उसमें ज़्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो उसका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड,
है ना, क्योंकि देखो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, तो क्या बनेगा NaCl प्लस वाटर। NaCl टूटा रहेगा, Na प्लस और Cl माइनस में अनडिसोसिएटेड वाटर हो गया, और ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, ये Cl माइनस हो गया, और ये हो गया Na प्लस एंड OH माइनस। तो काट दो, दोनों तरफ से ये कट गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिला, OH माइनस H प्लस और H2, यही कंबाइन करता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ऑलमोस्ट 55.9 के आसपास वैल्यू होता है इसका, बाकी लोगों का कम होगा। वीक होगा तो उसका डिग्री ऑफ फॉर्मेशन H प्लस ना OH माइनस ठीक से देगा नहीं, तो कहाँ से न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो दिस इज द बेस्ट वन, ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा ठीक है, अब ये हो गया, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर दूसरे वीडियो में हम 20 के बाद क्वेश्चन डाल रहे हैं आंसर। थैंक यू।